नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा समग्र सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक परीक्षण। दोस्तों, ये रीट परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भाषा शिक्षण की विधियों के बाद पूछा जाता है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की मूल्यांकन की अवधारणा से। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला मूल्य और दूसरा अंकन, और यह अंग्रेजी के एवेल्युएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो मापन जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, वहीं मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करता है और उसकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। कुल मिलाकर मूल्यांकन को अंग्रेजी में कहते हैं इवैल्यूएशन, हिंदी में इसका विच्छेद करने पर दो शब्द निकलते हैं, मूल्य और अंकन, मतलब मूल्यों का अंकन करना। और इसके साथ एक शब्द लिखा हुआ है मापन। तो मापन की तुलना की गई इससे कि मापन जो है वो मूल्यांकन का एक भाग है। जहां मापन व्यक्ति या वस्तु के गुणों को अंक प्रदान करता है, वहीं मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करता है। आगे देखते हैं मूल्यांकन की परिभाषा। क्विलिन और हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों की संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। क्योंकि ये परिभाषा विशेष व्यक्तियों द्वारा दी गई है, तो इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप हम कर नहीं सकेंगे। तो समझते हैं इसको कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों का संकलन करना, यानी प्रमाणों को इकट्ठा करना और उनकी व्याख्या करने की जो समस्त एक समग्र प्रक्रिया होती है, वह मूल्यांकन कहलाती है। M.N. डंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा देखिए, एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहा। और चूंकि विद्यार्थी का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना होता है, तो शिक्षा प्राप्त करने में वह किस सीमा तक समर्थ रहा, इसका अंकन करना ही मूल्यांकन है, M.N. डंडेकर के अनुसार। अब मूल्यांकन की विशेषताएं देखेंगे एक एक करके। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मूल्यांकन की एक कौन सी विशेषता है, और चार में से एक को चुनना होता है। तो सबसे पहले विशेषता यहाँ पर है वैधता। जब मूल्यांकन किया जाता है तब उस विषय वस्तु का मापन हो जिसके लिए मूल्यांकन का आयोजन हो रहा है, तो यह आदर्श स्थिति मूल्यांकन की वैधता को दर्शाती है। मतलब उसी विषय वस्तु का मापन किया जाए, विशेष रूप से उसी विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाए जिसके लिए मूल्यांकन का आयोजन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे मूल्यांकन की वैधता, मतलब मूल्यांकन वैध है, अन्यथा अवैध माना जाएगा। दूसरा है विश्वसनीयता। मूल्यांकन कब विश्वसनीय होगा? तो मूल्यांकन के बाद प्राप्त परिणामों में अलग अलग व्यक्तियों से जांच करवाने के बाद भी यदि कोई भी परिवर्तन नज़र नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे, यानी परिणाम यथावत रहते हैं, तो यह मूल्यांकन की विश्वसनीयता होती है। मतलब बिना किसी पक्षपात के मूल्यांकन किया गया है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों से जांच करवाने के बाद भी उसमें कोई भी आमूलचूल परिवर्तन हमें नजर नहीं आया है। तीसरा वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ देखिए, ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता या शिक्षक की रुचि, अभिरुचि, आदत या मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता हो, जो सभी के लिए समान, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जो सभी के लिए समान हो, जिसके मापदंड सभी के लिए समान हो, प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग नहीं हो, तो उसको हम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहेंगे, जिससे परिणाम में निष्ठा होगी। चौथा है व्यवहारिकता। जब मूल्यांकन में सरलता और कम परिश्रम में कम खर्चे के द्वारा किसी परिणाम को प्राप्त करने की क्षमता होती है, मतलब जहां मूल्यांकन की लागत बहुत कम आए लेकिन फिर भी परिणाम उत्कृष्ट हो, तो वह मूल्यांकन अपने आप में सभी लोगों के लिए उपयोगी बन जाता है, सभी उसी का प्रयोग करते हैं, तो वह उसकी व्यवहारिकता को दर्शाता है। जब सब लोग उसका उपयोग करते हैं तो माना जाता है कि मूल्यांकन व्यवहारिक है, और ऐसा तभी होगा जब सरलता से, यानी आसानी से और कम परिश्रम और कम खर्चे में हम परिणाम को प्राप्त कर सकें मूल्यांकन के। पांचवा है उद्देश्य मूलकता। इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर किसी भी मूल्यांकन में उसका कोई उद्देश्य निहित होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति का होना अनिवार्य है। जैसे एक बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम हुआ या नहीं, यह जानने के लिए मूल्यांकन में इसका पता लगाना चाहिए। मतलब जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति का होना अनिवार्य है, अन्यथा मूल्यांकन उद्देश्यहीन माना जाएगा। तो ये उद्देश्य मूलकता होती है मूल्यांकन में। छठा विभेदकारिता। विभेदकारिता का मतलब है अंतर्भेद करना, एक दूसरे से अलग अलग या तुलना करना। तो किसी भी मूल्यांकन के द्वारा बालकों को वर्ग या श्रेणीवार वर्गीकरण करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है, ए वर्ग, बी वर्ग इत्यादि में। सातवां है व्यापकता। व्यापकता का मतलब होता है बहुत एक्सटेंडेड होता है, ये बहुत विस्तृत होता है।
तो जब मूल्यांकन में संपूर्ण विषय वस्तु, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण विषय वस्तु को समावेशित किया जाता है अथवा बालक विषयागत ज्ञान के अलावा सह शैक्षणिक उपलब्धि के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब शैक्षिक के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों को भी जब शामिल किया जाए तो यह मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है। 8वां पॉइंट है नैदानिकता। नैदानिकता का मतलब है निदान करना, उपचार करना। तो मूल्यांकन के बाद जब एक बालक में कोई कमी नजर आती है या फिर आवश्यक सीमा तक वह अधिगम नहीं कर पाता है तो अधिगम नहीं कर पाने के कारणों का पता लगाना नैदानिक व्यवहार होता है। मतलब वह अध्ययन में पीछे रहा, उन कारणों का पता लगाना ही नैदानिक व्यवहार है, जिसके कारण जान करके पहले कारण जानेंगे और उसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। समस्यात्मक बालकों के लिए तो बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाया जा सकता है, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य उनको पूरा किए जा सकते हैं। 9वां सतत प्रक्रिया। सतत मतलब लगातार चलती रहने वाली। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको सतत माना जाता है। और 10वीं विशेषता है इसकी सामाजिकता। मूल्यांकन के समय प्रतिभागी के सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन को परिणामों तक ले जाना ही उसकी सामाजिकता को प्रकट करता है। तो ये हो गई 10 विशेषताएं मूल्यांकन की। अब देखिए मूल्यांकन का मापन के साथ क्या संबंध है। तो मूल्यांकन का अर्थ मापन से कहीं अधिक व्यापक है। मूल्यांकन में परीक्षणों के नियम, सिद्धांत, उनका निर्माण, मानकीकरण, प्रशासन तथा उनके द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या इत्यादि सब सम्मिलित होता है। बालक में गुणों की प्राप्ति अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर होती है। अब मूल्यांकन का अर्थ एक बार ब्रीफली हम समझते हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका कि मूल्यांकन से अभिप्राय है मूल्यों का गुणों के आधार पर अंकन करना, कि मूल्य कितने गुणात्मक है। तो मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यों को अंकित करना या मूल्यों का अंकन करना, यानी एक बालक के मूल्यांकन का अभिप्राय है उसके गुणों को देखना। मूल्यांकन में अनुभवजन्य और प्रशिक्षणजन्य दोनों ही प्रकार के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। और मूल्यांकन का आधार क्या है, ये यहाँ ध्यान दीजिए, अनुभव और प्रशिक्षण दोनों। अनुभव और प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाले गुण ही मूल्यांकन का आधार है। बालक विद्यालय वातावरण और सामाजिक वातावरण, दो प्रकार के वातावरण है यहाँ पर जिसमें बालक अधिगम करता है, एक तो विद्यालय का, दूसरा सामाजिक। दोनों वातावरण में रहते हुए जो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसके माध्यम से जिन गुणों और मानवीय मूल्यों का विकास होता है उन्हें आकलित करना, मतलब उनका आकलन करना, उनकी व्याख्या करना और उनकी पहचान करना ही मूल्यांकन है। ये मूल्यांकन की वास्तविक अवधारणा है। जब किसी बालक के लिए उसके गुणों या विशेषताओं या मूल्यों के आधार पर किसी नवीन कार्य व्यवहार के लिए तय किया जाता है तो वह निर्णय करना कहलाता है। मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अभिप्राय निर्णय करना, निर्णय देना या निर्णय लेना होता है। मूल्यांकन का मतलब निर्णय लेना, क्योंकि मूल्यांकन से हम उस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पता लगा पाएंगे कि बालक ने अब तक क्या किया है और बालक के बारे में आगे क्या निर्णय लेना है, आगे क्या राय होनी चाहिए। तो मूल्यांकन का वास्तविक अभिप्राय निर्णय करना होता है। अब पढ़ते हैं हम 3 प्रक्रियाओं के बारे में, शैक्षिक प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रक्रिया और शिक्षण प्रक्रिया। तीनों का अर्थ देखिए। शैक्षिक प्रक्रिया सबसे पहले, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक निरंतर सीखता है तो वह शैक्षिक प्रक्रिया है। तो शैक्षिक प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहेगी। शैक्षणिक प्रक्रिया वे सभी संसाधन जिनकी एक सुनियोजित व्यवस्था शिक्षा के लिए की जाती है, मतलब आप विद्यालयिक जीवन जो है उसको शैक्षणिक जीवन कह सकते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया वह कक्षीय प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक में निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में शिक्षक द्वारा कार्य किया जाता है। तो स्कूल से भी छोटी एक प्रक्रिया अपन मानते हैं जो कक्षा में होती है, संपन्न होती है, उसको अपन कहेंगे शिक्षण प्रक्रिया, जहाँ जो अध्यापक है वो एक छात्र को, एक बालक को सिखाने का प्रयास करता है कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में। अब पढ़ते हैं हम एक एक को विस्तार से। शैक्षिक प्रक्रिया। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है। मूल्यांकन के द्वारा जब गुणों का आकलन हो जाता है तो फिर उन्हें मूल्यांकन अभिव्यक्त करने के लिए मापन का सहयोग लेते हैं। मतलब जब गुणों का आकलन हो जाता है तो उनको संख्याओं में प्रस्तुत करना पड़ता है कि कितने स्तर तक, यानी गुणात्मक शिक्षा जो है वो कितने स्तर तक की है, उसको व्यक्त करने के लिए मापन का सहयोग लेते हैं। तो मापन का अर्थ देखिए, मूल्यांकन के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनको प्रकट करने के लिए उन्हें संख्याओं में ढालना पड़ता है, संख्याओं में प्रस्तुत करना पड़ता है। इसे ही मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, माप कहते हैं। तो मूल्यांकन और मापन में अंतर, सबसे बड़ा अंतर यही कि मूल्यांकन का एक अंग है मापन। तो मापन संकुचित है और मूल्यांकन विस्तृत है। पढ़ते हैं इसको। मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहने वाली है, जबकि मापन समय विशेष की प्रक्रिया है। मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है, बहुत सारे पक्ष से जुड़ा हुआ है,
जबकि मापन एक पक्षीय है, केवल संख्यात्मक आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। मूल्यांकन विस्तृत अवधारणा है, ये संकुचित है। मूल्यांकन गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है, ये केवल संख्यात्मक या मात्रात्मक दोनों समान है, मतलब संख्याओं में प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन सदैव वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील होता है, संख्याएं कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। मूल्यांकन गुणों का आकलन करता है, जबकि ये गुणों को मात्रात्मक रूप से प्रकट करता है। मूल्यांकन वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता इसमें पाई जाती है, ये हमने विशेषताओं में पढ़ा, जबकि मापन में कुछ भी संभव नहीं है। अब दो प्रश्न है यहाँ पर, देखिए निम्न में से मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग है। तो सबसे पहले शिक्षण का अनुभव होता है, जांच अनुभव भी मूल्यांकन में होता है, मापन भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा आंसर डी। व्याख्या देखिए इसकी, क्यों है ये शिक्षण, अनुभव, जांच कार्य, मापन मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ए, मापन सतत प्रक्रिया है, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन है सतत प्रक्रिया, तो ये तो समय विशेष की प्रक्रिया है। दूसरा, मापन परिवर्तनशील है, नहीं मूल्यांकन परिवर्तनशील है। तीसरा, मापन मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मापन जो है वो संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करता है जो मूल्यांकन के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं। और डी है, मूल्यांकन गुणों को मात्रात्मक रूप में प्रकट करता है, गलत है, क्योंकि ये काम मापन करता है। तो सी इसका सही आंसर रहेगा, ये आंसर सी। व्याख्या है इसकी, मापन मूल्यांकन का एक अंग है। मापन समय विशेष की प्रक्रिया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। मापन अपरिवर्तनीय होता है और मूल्यांकन गुणों का आकलन करता है। गुणों को मात्रात्मक रूप में कौन प्रकट करता है, तो मापन प्रकट करता है। अब हम पढ़ते हैं सतत समग्र मूल्यांकन। ये आपके सिलेबस, रीड के सिलेबस में एक हेडिंग है, सतत समग्र मूल्यांकन। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले शिक्षा, सर्वप्रथम 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सतत समग्र मूल्यांकन CCE की अवधारणा दी गई, जिसका प्रभाव NCF 2005 में भी देखा गया, परंतु वर्तमान में जो व्यवस्था CCF के रूप में की गई है यह RTE 2009 के अनुसार तय है। तो सतत और समग्र प्रणाली को सर्वप्रथम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा इसे अपनाया गया। सबसे पहले सतत समग्र मूल्यांकन को अपनाया गया CBSE बोर्ड के द्वारा। वर्तमान में देश के सभी क्षेत्रों में यह प्रचलित है। तो इसकी अवधारणा को समझते हैं पहले कि CCE है क्या। सतत समस्त समग्र मूल्यांकन द्वारा निश्चित किया गया है कि एक बालक के लिए संपूर्ण सत्र में छोटे छोटे और कम अंतराल पर परीक्षण आयोजित किए जाए। कुल मिलाकर बालकों की एक निर्धारित समयांतराल के पश्चात क्या होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। और इन परीक्षाओं में बालकों के पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जो सह शैक्षिक ज्ञान है, पुस्तकीय किताबी ज्ञान के साथ और उसने क्या सीखा है एवं सह शैक्षिक परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाए तथा उसके विकास हेतु योगदान दिया जाए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास जो है उस पर बल दिया जा सके। तो बिल्कुल अच्छी बात है ये, क्योंकि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके साथ सह शैक्षिक ज्ञान भी जरूरी है। तो दोनों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण कुछ आयोजित किए जाने चाहिए जो निर्धारित समयांतराल के पश्चात हो। यही सतत समग्र मूल्यांकन कहलाते हैं, CCE कहलाते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम पोर्टफोलियो। तो इसी के अंतर्गत की एक टर्म है ये पोर्टफोलियो। ये शब्द बहुत बड़ा अजीब टर्म लगता है आपको, लेकिन बिल्कुल आसान है। क्या होता है ये देखिए, सभी पोर्टफोलियो में बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों के नमूने को रखा जाता है और जो साल भर उसने काम किया है उसके एक नमूने को, एक मॉडल बनाकर रखा जाता है कि साल भर बच्चे ने क्या किया है, जिससे प्रत्येक तिमाही और संपूर्ण वर्ष की प्रगति और विकास को देखा जा सके या दिखाया जा सके। ठीक है, इस प्रकार के कार्य के नमूने कौन तैयार करेंगे, तो शिक्षक तैयार कर सकते हैं। तो जिससे शिक्षक और अभिभावक को यह जानने में मदद करते हैं कि बालक ने उस तिमाही में या फिर पूरे साल भर का जो नमूना है, जो पोर्टफोलियो है, उसमें बालक ने कितना सीखा। तो पोर्टफोलियो बालक द्वारा, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, पोर्टफोलियो बालक द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों का लेखा जोखा है। ये परिभाषा हो जाएगी पोर्टफोलियो की कि साल भर में बालक ने कितना काम किया है। न केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों का रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा, अपितु प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रत्येक शिक्षक की प्रगति आकलन के लिए उसके पोर्टफोलियो को अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत करके फीडबैक प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि अभिभावक को पता चल सके कि बालक ने कितना सीखा है। पोर्टफोलियो अभिभावकों को, ये इसका फायदा है देखिए कि पोर्टफोलियो अभिभावकों को बच्चे की रुचि के क्षेत्र कि बच्चे की कहाँ रुचि है। अगर वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो क्रिकेट में ले रहा होगा, कोई अन्य खेल में ले रहा होगा, हो सकता है गायन में रुचि ले, हस्तलेखन में ले, चित्रकारी में ले। तो उसकी रुचि के क्षेत्र, उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं
यानी वो उसकी विशेषताएं कैसी है, सामाजिक गुण उसके कैसे हैं, जिन पर बालक का ध्यान नहीं गया है उस पर भी बल दिया यहाँ पर जाता है। अभिभावक पोर्टफोलियो के आधार पर अध्यापक से अपने बच्चे की उपलब्धियों और प्रगति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए ये रेड कलर में लिखा हुआ है इसका सारांश कि पोर्टफोलियो एक प्रकार से बालक के दैनिक कार्यों से संबंधित सूचनाओं का संकलन होता है। बहुत सारी सूचनाएं होती है इसमें जो अपने आप में बालक की रुचियों और उसकी अभिवृत्तियों, जो उसके एप्टीट्यूड्स है, उनका सही मार्गदर्शन करने और उसके विकास में, सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने में सहयोगी समाधान है पोर्टफोलियो। इसलिए पोर्टफोलियो कराना जरूरी है बच्चे का, जिसके आधार पर अभिभावक उचित निर्णय ले सके बच्चे के विकास से संबंधित। अब पढ़ते हैं हम मूल्यांकन की श्रेणियां। तो मूल्यांकन की श्रेणियों में ये देखिए यहाँ पर शैक्षिक, बालक का एकेडमिक विकास, दूसरा सह शैक्षिक, इसमें जीवन कौशल और अभिवृत्तियों का विकास, और तीसरा सह शैक्षणिक, तो बालक में सृजनात्मकता, सामाजिकता, वैज्ञानिकता, ICT मतलब कंप्यूटर रिलेटेड जो टास्क है, और शारीरिक जो उसका विकास है वो कितना हुआ है, वह सह शैक्षणिक में आएगा। ठीक है, और शैक्षिक में केवल एकेडमिक जो नॉलेज होता है, जो किताबी ज्ञान होता है, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा में क्या आएगा, वर्तमान में प्रारंभिक कक्षाओं में 15-15 दिन के अंतराल पर परीक्षण होते हैं, परंतु मूल रूप से निम्न परीक्षण होते हैं। तो एक बालक के जो परीक्षणों की जब हम बात करते हैं कि पूरे साल भर में कौन कौन से परीक्षण होते हैं ये समग्र सतत मूल्यांकन के लिए, तो सबसे पहला परीक्षण यहाँ पर है FA, इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसको हिंदी में कहेंगे अपन निर्माणात्मक परीक्षण। ये कितने होते हैं, ये नाम से आपको समझना जरूरी होगा। यूँ तो आपको पता है कि 10% मतलब 10-10 नंबर वाले जो 4 टेस्ट होंगे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, लेकिन ये फॉर्मेटिव असेसमेंट या निर्माणात्मक परीक्षण नाम से आपको पता होना चाहिए। तो ये मौखिक परीक्षण होते हैं जिनको अपन नॉर्मली मौखिक परीक्षाएं कहते हैं, तथा शिक्षक अपने स्तर पर विद्यालय व्यवस्था के अनुसार इनका आयोजन भी करता है, जैसा उनको उचित लगता है। निश्चित समयांतराल के पश्चात इन परीक्षाओं का आयोजन होता है तथा प्रत्येक 10% अंकों का होता है, और कुल 4 होते हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी 10-10-10-10 करके 40% बन जाते हैं। तो 40% अंकों के ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। पीछे बचे 60, और 60 अंकों के होते हैं ऐसे, यानी सबमेटिव असेसमेंट, योगात्मक परीक्षण बोलते हैं इनको। इन परीक्षणों में लिखित परीक्षा होती है तथा विद्यालय के साथ ही उच्च संस्थान का मार्गदर्शन होता है। वर्तमान में ये 3 होते हैं, एक तो सितंबर के अंत में, दूसरा दिसंबर के अंत में, और तीसरा अप्रैल के अंत में। ये 3 समय भी निर्धारित किए गए इनके, और इन्हीं में ये होंगे, और प्रत्येक 20-20 अंकों के होंगे, यानी कुल मिलाकर 20-20 और 20 मिलाकर के 60% अंकों के हो जाते हैं। तथा अगले ऐसे में जो पहला सितंबर में जो सबमेटिव असेसमेंट हुआ है, योगात्मक परीक्षण हुआ है, उसके सवाल जो है वो दिसंबर में नहीं पूछे जाएंगे, और दिसंबर तक के सवाल अप्रैल में नहीं पूछे जाएंगे। तो अगले ऐसे में विगत ऐसे की विषय वस्तु को नहीं पूछा जाता है। तो ये तो हो गया योगात्मक और निर्माणात्मक परीक्षण, 40 + 60 = 100%। ठीक है, अब इस प्रकार से साल के अंत में बालक का ये रिपोर्ट कार्ड बनेगा, और इस रिपोर्ट कार्ड में ये ग्रेड दिए जाएंगे कि इन 100% में से बालक अगर इस वर्ग के अंतर्गत आता है तो उसको 1 ग्रेड देंगे, और जो प्रकट करता है कि 10 आउट ऑफ 10 लाया है बालक। इसी प्रकार से 81 से 90 में A2, और इसी क्रम में बाकी सारे। ठीक है, A1 A2, B1 B2, C1 C2, D E1 E2। ठीक है, विशेष क्या है यहाँ पर, इस प्रकार से निर्धारित ग्रेडिंग के आधार पर ही वर्तमान में बालक को विशेष रूप से अगली कक्षा के लिए प्रोन्नति यानी क्रमोन्नत किया जाता है। आगे देखते हैं उपलब्धि परीक्षण निर्माण। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है जो सिलेबस में लिखा हुआ है, इसी के साथ ही सब टॉपिक कह सकते हैं इसको। तो देखिए इसमें उपलब्धि परीक्षण कौन कौन से होते हैं। इसमें निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण दोनों आएंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण। शिक्षण कार्य करने के बाद जब एक शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके बालकों को किस सीमा तक अधिगम हुआ, मतलब बालक कितना सीखे हैं, यह जानना शिक्षक के लिए जरूरी है, तो इसके लिए किए जाने वाले एक विशेष परीक्षण को उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण कहा जाता है कि बालक ने कितनी उपलब्धि को हासिल किया है। इस परीक्षण का आयोजन उस स्थिति में किया जाता है जब शिक्षण कार्य हो चुका होता है, मतलब कोर्स पूरा होने के पश्चात ही यह शिक्षण परीक्षण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जैसे ही कोर्स पूरा हो जाता है तब उपलब्धि परीक्षण किया जाता है, ताकि पता चल सके कि कोर्स से बालक को कितना समझ में आया है, कितना अधिगम हुआ है। गैरिसन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण बालक के लिए वह कार्य है जिसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक ज्ञान या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में किस सीमा तक सीखा है। बिल्कुल आसान है। और इबेल के अनुसार
उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें शिक्षार्थी के द्वारा ग्रहण ज्ञान, कौशल और क्षमता का मापन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण भी दो प्रकार के परीक्षण होते हैं यहाँ पर, एक तो अप्रमाणीकृत या अमानकीकृत परीक्षण और दूसरा प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण। तो अप्रमाणीकृत में क्या आएगा, जहां शिक्षक अपने, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, वे परीक्षण जिनका निर्माण शिक्षक अपने स्तर पर ही बिना किसी प्रमाणीकृत व्यवहार के, मतलब कोई पेपर इत्यादि नहीं बनाएगा, वो अपने मन से ही क्वेश्चन देगा और अपने मन से ही टेस्ट लेगा, जो 24, 25, 26, 5, 10 कितने भी नंबर का हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता है। और प्रमाणीकृत या मानकीकृत में क्या होगा, ये नियोजित होगा, इसमें फिक्स होगा 10 नंबर का है या 20 नंबर का है, उस आधार पर। तो वह परीक्षण जिसमें वैज्ञानिक व्यवहार या मानकीकृत परीक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं। उपलब्धि परीक्षण का मूल उद्देश्य उन बालकों की पहचान कर लेना होता है जिन्हें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ हो, और ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनको एक निर्धारित जो सीमा है अधिगम की, वहाँ तक अधिगम नहीं हुआ है। मतलब अगर हम, टीचर ये तय करता है कि 10 में से 5 नंबर लगभग सबके आने चाहिए, तो 5 या 5 से नीचे वाले जो भी जो छात्र हैं, जो बालक है, वो समस्यात्मक बालक होंगे। विशेष देखिए, यदि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा एक भी बालक समस्यात्मक नहीं मिलता है, मतलब सबके 5 से ऊपर है, तो ऐसी परिस्थिति में आगे के परीक्षणों का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। परंतु यदि 100 में से एक भी बालक समस्यात्मक मिल जाता है, कितने भी बालक हैं उनमें से अगर एक भी समस्यात्मक मिल जाता है, तो आगे के परीक्षणों का आयोजन किया जाता है। आगे का परीक्षण कौन सा आएगा, निदानात्मक परीक्षण। मतलब जो कमी रह गई वो क्यों रह गई, इसके कारणों का पता लगाया जाएगा यहाँ पर। उपलब्धि परीक्षण में पहचाने गए समस्यात्मक बालकों की समस्या के कारणों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का आयोजन किया जाता है, और इस परीक्षण के माध्यम से जिन कारणों का पता चलता है, उन कारणों को दूर करने के लिए आगे की व्यवस्था की जाती है, और इसके लिए किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। मतलब जो निदानात्मक परीक्षण है, इसमें यह पता चल गया कि बालक इस कारण से पीछे रहा है, तो उस कारण को दूर किया जाएगा, उस कमी को दूर किया जाएगा, और उसके लिए जो शिक्षण होगा उसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चले कारणों को दूर करते हुए पुनः शिक्षण कार्य करना और समस्यात्मक बालकों को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाना। मतलब कम से कम जो न्यूनतम स्तर एक अध्यापक ने निर्धारित किया है, उस स्तर तक उस बालक को पहुंचाया जाए कैसे भी करके। तो जो हम करेंगे उस बालक को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए, वह कार्य उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल उन बालकों के लिए, बात इंपॉर्टेंट है, उपचारात्मक शिक्षण केवल उन बालकों के लिए होता है जो समस्यात्मक होता है। ये प्रश्न आता है, उपचारात्मक शिक्षण केवल उन बालकों के लिए होता है जो, और फिर डॉट डॉट करके अबसद में लिखा होता है समस्यात्मक होते हैं, होशियार होते हैं, दक्ष होते हैं या औसत होते हैं। तो आप लिखेंगे वहाँ पर आंसर ए, समस्यात्मक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समग्र सतत मूल्यांकन का ये जो सामान्य टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपके क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी लगातार मिल सके, और अपने दोस्तों को भी, मित्रों को भी, साथियों को भी बताएं, जिससे कि और अधिक जानकारीवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है भाषा कौशल। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो इसी के साथ आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।